देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खुदेगी जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। तो जिनको देखना है वो देख भी रहे हैं, जांचना है जांच भी रहे हैं, लेकिन जो देश के दुश्मन है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो रही है। और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। जेएनयू में एक बार फिर से हिंसक नारे लगे हैं, जिसके बाद से एक बार फिर जेएनयू सवालों में आ चुका है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। दिल्ली में दंगों के बाद कई आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुई थीं, जिसमें से उमर खालिद और शर्जील इमाम के नाम प्रमुख थे। 2020 से लेकर अब तक लंबी अदालती कार्रवाई के बाद कुछ आरोपियों को जमानत दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और अगले 1 साल तक के लिए जमानत याचिका लगाने पर भी रोक लगा दी है। और आरोप यह है कि उमर खालिद के साथ शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। जमानत याचिका खारिज होने और उसके बाद जेएनयू में लगे आपत्तिजनक नारों को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले कुछ बयान, वो रिएक्शन आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। यहां से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। देखिए, जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो देश के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन सब पर नजर है। और जो भी सोचता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध नारे लगा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई बयान दे करके और वहाँ कोई स्थान हासिल कर लेगा, तो ये समझ ले कि कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ विरोधी पार्टी हैं जो सत्ता के खिलाफ हैं, तो उनका काम ही है सरकार का विरोध करना। तो सरकार का विरोध करेंगे, कुछ नारे से विरोध करेंगे, कुछ गाने से करेंगे, कुछ चिल्ला के करेंगे, यही तो काम है। तो दिल्ली दंगों को लेकर एक बार फिर से देखें, बवाल जो है वो तो छिड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत उमर खालिद के साथ इमाम की खारिज कर दी गई और यह भी कहा गया कि अगले 1 साल तक जमानत याचिका नहीं डाली जाएगी, जिसके बाद जेएनयू में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। लेकिन ये प्रदर्शन हुआ तो वो ठीक था, लेकिन सवाल इसमें यह उठता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को घसीटना क्या ये ठीक था? जैसे ही ये वीडियो प्रदर्शन का, नारेबाजी का सामने आता है, जिसमें कब्र खोदने की बात की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र किया जाता है, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया जाता है, तो इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि किन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को बचाने की कोशिश है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा बयान देते थे, जिन्होंने सीएए को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें हिंसा हुई। दिल्ली में जिस तरीके से 2020 में हिंसा हुई है, उसका वो समर्थन कर रहे हैं। किसका समर्थन कर रहे हैं, ये सवाल आज भी बरकरार है और लगातार उन लोगों से पूछा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार जेएनयू की दिखा रहे हैं, जो कि देर रात, बीती रात की बताई जा रही है। एक बार जरा सुनिएगा किस तरीके से ये प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा था। इधर देख, मुझे
तो जेएनयू में देखिए अब एक बार फिर से संग्राम छिड़ चुका है, क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और इसके बाद विरोध प्रदर्शन जमकर देखने को मिल रहा है। और अब कई सारे सवाल हैं जो बरकरार हैं और आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑर्डर नहीं था, न ही गृह मंत्री अमित शाह का ऑर्डर था, जिस में हमने ये सुना कि प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री को बीच में लाया जा रहा है। तो ये कहां तक ठीक है? ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं, कुछ ऐसे लोग आज भी रह रहे हैं जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन गुणगान कहीं और का करते हैं और समर्थन देश विरोधियों का करते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। और ऐसे में मेरे ठीक बगल में मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी दे रही हूं कि किस तरीके से जेएनयू और विवादों का जो नाता है वो बहुत पुराना है। कब कब बड़ी घटनाएं जेएनयू में हुई हैं, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बता रही हूं। और आज इन्हीं खास मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करवा देती हूं। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में शेखर आनंद त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे, और छात्र नेता आनंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और एबीवीपी के नेता अश्विनी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आनंद आपके साथ करूंगी कि ऑर्डर था, फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 1 साल तक याचिका भी नहीं आप डाल सकते। तो इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे में क्या प्रधानमंत्री, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह को घसीटना ठीक था? ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत जिस तरीके से जेएनयू में इन वामपंथी छात्र संगठनों ने ये जो नारे लगाए हैं, इसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है। ऐसे नारों का, ऐसे छात्र संगठनों का इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये अपने आप को छात्र संगठन बोलते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ये आतंकवाद का अड्डा, आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर अड्डा बनाए हुए हैं और इनको विद्यार्थी परिषद लगातार मुंहतोड़ जवाब देती रही। इसके पहले कन्हैया कुमार, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारों से उन्हीं छात्र संगठनों के द्वारा ये लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और जिसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करता रहेगा और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और बहुत ही निंदनीय, बहुत ही जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। ऐसे छात्र संगठनों का इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और आने वाले समय में इनको उचित जवाब दिया जाएगा। और ये सभी को, ये सब अपनी छोटी तुच्छ मानसिकता वाले संगठन हैं और इनका केवल एक और केवल उद्देश्य देश में दंगा करवाना है और ये दंगा से और ऐसे दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं जिसका इस देश में कोई स्थान नहीं। बिल्कुल। और जब ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है, अश्विनी जी सवाल आपसे है, जब ऐसे देश विरोधियों को रोकने की, इनको सजा देने की कोशिश की जाती है, तो कुछ जो इनके समर्थक पर्दे के पीछे बैठे रहते हैं वो सामने से आकर फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो मासूम है, इनको आप लोग जेल में डाले हुए हैं, इनको तो जमानत मिलनी चाहिए थी। क्या ऐसे हमारा देश चलेगा? इन लोगों के भरोसे हमारा देश चलेगा? देखिए, इनके भरोसे तो घर नहीं चल सकता, एक अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं चल सकता। ये छात्रों का नेतृत्व करने की बात जो करते हैं, ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये अर्बन नक्सलाइट हैं, ये पूरी तरह साबित हो चुका है। इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी को खारिज किया है। और अभी भाई ने हमारे अभी पूर्व के वक्ता जो बता रहे थे कि छात्रों के संगठन के रूप में एक अर्बन नक्सलाइट को परोसने का काम वर्तमान के युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं जेएनयू में कई बार हुई। लोगों को बांटने की राजनीति हुई, जातियों में बांटने की राजनीति हुई, अगड़ा पिछड़े करने की बात हुई और इनका तमाम ऐसा एजेंडा रहा है जो देश को भी बांटने का काम किया है। इनका कोई उद्देश्य देश के प्रति नहीं है। ये तो सरिया कानून को मानने वाले लोग हैं। ये कहाँ से हमारे संविधान को मानेंगे या फिर संविधान से बनाई गई चीजों
को कानून को मानने वाले लोग हैं, ये तो अपने आप को मासूम साबित करने में लग जाते हैं। क्योंकि जब भी इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है तो अपने आप को यही कहते हैं कि हम छात्र हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करते हैं 30 साल तक, 20 साल तक, और लगातार एक नया न्यूसेंस क्रिएट करने का काम शिक्षण परिसर में और जेएनयू जैसे ऐसे बड़े संस्थानों में करने का काम कर रहे हैं। तो इनका कोई वो देश के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल। और जेएनयू में जेएनयू की एक छात्रा हैं, अभी जब मैं खबर पढ़ रही थी शेखर जी, तो मैंने उस छात्रा ने ये जिक्र किया जेएनयू की सुरक्षा व्यवस्था पर, और ये बोला कि जेएनयू की सुरक्षा व्यवस्था जीरो है, हम जितने शब्दों में कहें वो ठप है। यानी फेस रिकॉग्निशन के तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, वहां पर एक डैशबोर्ड लगा दिया गया कि जो लोग आएंगे उनका फेस सामने आएगा तो वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो कुछ लोगों ने उसे इस वजह से तोड़ दिया क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हमारी निजता का हनन है। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? देखिए, ऐसा है कि जेएनयू अपनी तरह से हमेशा से विवादित यूनिवर्सिटी रही है, और आज की नहीं, जब से बनी है, जिसने बनाई है, जिस तरीके से बनाई है, जिस मकसद से बनाई है, वो सारी चीज़ें आज के दौर में परिलक्षित होती हैं जब यहाँ के स्टूडेंट्स इस तरीके की हरकतें करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी है, तो होना तो ये चाहिए था कि इस यूनिवर्सिटी से देशभक्त निकलने चाहिए थे, अगर नेहरू वास्तव में देशभक्त थे या जैसा उनको कांग्रेस पार्टी कहती है। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट है। एक बार नहीं, दर्जनों बार इस यूनिवर्सिटी का जो पूरा सिनेरियो रहा है, जितनी बार भी जो भी गतिविधियां रही हैं, वो लगातार इस तरीके की रही हैं जिससे न सिर्फ विवाद बल्कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे भी इस यूनिवर्सिटी में छात्रों ने खड़े होकर के लगाए हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद राजनीति में होता है, नौजवान होते हैं वो भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, दुनिया भर में करते हैं। इससे कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर को उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस देश में आप रहते हैं, अगर उस देश को लेकर के आपकी ये मानसिकता है, तो फिर समझा जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके की गतिविधियां होंगी। जो पढ़ाने वाले हैं वो किस नेचर के होंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो कहां से आते हैं, और किस किस तरीके से वो क्या क्या चीजें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, और जो चीजें उनके सामने जो चीजें बताई जाती हैं या जो चीजें सामने आती हैं, उसके बाद उसका हश्र क्या होता है, वो भी आज देश देख रहा है। चाहे वो शर्जिल इस्लाम हो, चाहे उमर हो, ये दोनों जिस तरीके से, इसी तरीके से पहले इससे कन्हैया कुमार का विवाद रहा है, तो जितने भी ये जेएनयू प्रोडक्ट रहे हैं, ये अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली बातें भी करते रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अपनी हरकतें हैं उससे भी ये साबित करते रहे हैं। नतीजा सामने है। अफजल गुरु को फांसी होती है, जेएनयू में विवाद हो जाता है, जेएनयू में उसके खिलाफ प्रदर्शन होता है, अफजल के समर्थन में प्रदर्शन होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बड़े बड़े लीडर्स भी यहां पर आकर के जेएनयू में जब प्रदर्शन होता है उसमें शिरकत करके चले जाते हैं। तो इसका पॉलिटिकल एजेंडा है। केवल जेएनयू चूंकि दिल्ली में है और यह विवादास्पद यूनिवर्सिटी रही है, यहां से जो बच्चे निकलते हैं वो जिस तरीके का पूरा अपना सिनेरियो बनाते हैं, वो जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, जिस तरीके के माइंडसेट के साथ में जाते हैं, वो अपने आप में एक विवाद को जन्म दे रहा है और देता आया है। बिल्कुल। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कुछ लोगों की तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं, यानी जिसने भी हिंसा की, जिसने भी दंगों में अपनी सहभागिता की, उन्हें आपने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो लोग अब बाहर हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? आनंद जी, सवाल मेरा आपसे है कि बाहर बैठे ये लोग किसी खतरे से कम नहीं हैं। जो जेल के भीतर मौजूद हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, और जो शिक्षक हैं, जो छात्र इस वक्त जेएनयू में हैं, जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट करिएगा, आपने म्यूट किया हुआ है आनंद जी। आवाज आ रही है आनंद जी, बोलिए, अपनी बात रखिए। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल अश्विनी यादव जी आपसे है कि हम जेल में हमने तो कुछ लोगों को डाल दिया, कुछ लोग भीतर हैं,
लेकिन जो इस वक्त बाहर हैं, जेएनयू के भीतर हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के विषय में ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर किसी के विषय में भी ऐसी बातें कर रहे हो, वो तो और बड़ा खतरा है ना, उनसे कैसे बच पाएंगे? देखिए, कानून तो अपना काम कर ही रहा है। जो भी इसमें विवाद में जो भी और विवादित नारे लगा रहे हैं, जो भी छात्र नेता हैं या छात्र हैं, जो भी जिस संगठन के लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये निंदनीय है कि प्रधानमंत्री और देश के हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री के विरोध में जो नारे लगाए जा रहे हैं वो ठीक बात नहीं है और इसका कोई उनसे लेना देना नहीं है। जबकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर है और इसको इस तरीके से करना ठीक नहीं है। रही बात जो बाहर के लोग हैं, अब बाहर के लोगों के ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी मांग करते हैं और मैं चाहूंगा कि जो भी इसमें दोषी उसमें उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि ऐसी हालात दोबारा ना उत्पन्न। ठीक है, इसी बात पर शेखर जी अगर मैं ये रिएक्शन लूं कि आगे किस तरीके से इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है और आगे कुछ नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, उचित नहीं होगा, लेकिन वो सीधे तौर पर जब सामने आते हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि नहीं, जमानत नहीं दी गई, ये तो गलत है। ये कैसी राजनीति है? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई ऐसा मत समझिए कि जेएनयू में जो इस तरीके छात्र राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और वहां पर जिस तरीके की, चूंकि नेहरू खुद सेंटर लेफ्ट चलने वालों में से थे, मध्यमार्गी और साथ साथ लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लेफ्ट का उस तरीके का हमें हमेशा से प्रभाव देखने को मिलता रहा है। अब जिस तरीके से नेता वहां पर कह रहे हैं कि अगर छात्रों का प्रदर्शन था तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, या उनके समर्थन में जाकर के खड़े हो रहे हैं या समर्थन में बयान दे रहे हैं जो लोग इस तरीके के नारे लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि जो स्टूडेंट्स विंग है वो भी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को एसोसिएट करती हैं या उन्हीं की एक शाखा होती है, जैसे एबीवीपी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित संगठन, छात्र संगठन है। अरुण जेटली खुद एबीवीपी के लीडर रहे, बाद में देश के अलग अलग मंत्रालय उन्होंने संभाले। इसी तरीके से बहुत लंबी फहरिस्त है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबी फहरिस्त ऐसी है जो एबीवीपी से ताल्लुक रखती है। इसी तरीके से आप चले जाइए कांग्रेस में, एनएसयूआई छात्र संगठन है कांग्रेस का, हरीश रावत से लेकर के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो एनएसयूआई के प्रोडक्ट हैं। वो एक दौर में छात्र राजनीति करते रहे और उसके बाद वहीं छात्र राजनीति करते हुए मेन पॉलिटिकल पार्टी में आए और उन्होंने अलग अलग अपने दायित्व संभाले, मंत्रालय संभाले, मुख्यमंत्री तक बने। तो इस तरीके की चीजें हमें हर पार्टी में देखने को मिलती हैं। एसएफआई ये वामपंथियों का एक स्टूडेंट विंग है जो अलग अलग तरीके से अपने यूनिवर्सिटीज में पैठ बनाता है। लखनऊ में भी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहां पर भी हमने देखा है, जो हमने चाहे वो जेएनयू हो, चाहे अलग अलग जगहों पर इनकी अपनी पैठ रही है। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज जो ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू में जो नारे लग गए रात में, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड रखती है, किस तरीके से इन सब चीजों को देख रही है? यही वो यूनिवर्सिटी है जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भी बात हमने सुनी, जहां हमने भारत विरोधी नारे केवल सुने ही नहीं है बल्कि ऐसी गतिविधियों को देखा है जो सीधे सीधे अफजल गुरु, जो जिसको अदालत ने दोषी ठहराया, और उसके बाद उसके समर्थन में भी यूनिवर्सिटी के छात्र जाकर के खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, शेखर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई मेरे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और कोई मेरे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को गाली दे, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कई चैनलों में बैठा हूं, आज मैं ही हिम्मत जुटाता हूं बैठने की, बस मुझे आज अच्छा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गिरिराज सिंह जी इस सारे खेल में राहुल गांधी जी को इल्जाम दिला रहे थे। दिक्कत क्या हो गई, 2014 के बाद हम लोग अपना सम्मान भूल गए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये अच्छी बातें नहीं थी। आप ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जो भी उन लड़कों ने 5 तारीख को करा, मैं उनकी किसी भी बात को एंडोज नहीं करता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम विपक्ष और पक्ष हिंदुस्तान में हैं और हमारा कोई भी संदेश विश्व में किसी भी देश के पास ना जाए जहां पे हम लोग आपस में लड़ते हुए दिखे।
बस मुझे दुख है एक बात का। उन लड़कों ने 5 तारीख को मेरे पास सारी खबरें आई कि वो 2020 में जो हुआ था उसकी सालगिरह मना रहे थे, वो जो अध्यक्ष थी उसे मार दिया गया था घोष को, और आज तक कुछ नहीं हुआ, उनका ये रिवेंज था। लेकिन मेरे ये कहना है कि रिवेंज की तरह लिया जा सकता है, रिवेंज को बदले की भावना से नहीं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में एक मतलब बदल जाते हैं। मगर मुझे जहां तक पता है शेखर भाई, जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं वो आरएसएस से उनका संबंध है, इस पे मुझे कोई गुरेज नहीं है। जिसका है तो ठीक है करे, लेकिन क्या उनका कोई रोल था? फिर मैंने अभी किसी चैनल पे बात कर रहा था, तो मुझे भी चैनल से ही खबर मिलती है, तो वहां पे लगा कि पहले फिर जब वहां पे हुआ, जब ऐसा हुआ तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने वहां के एक थाने में जाके रिपोर्ट दी। मुझे पहली बात जाननी है, क्या उन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट हुई? वो लड़के कौन थे जिन्होंने ये नारे लगाए? लेकिन मेरा जो शक है, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं भी रॉन्ग हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम है, जिससे कि जो अंकिता भंडारी का जिसका विरोध चल रहा है उत्तराखंड में, दिल्ली में, सब जगह, लखनऊ में, बिहार में, उसको डायवर्जन करने का। कोई भी को कभी नहीं अच्छा लगता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, मगर ये भी तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है राजी, आपने जो बात कही है कि ये एक डायवर्जन गेम है, आप जैसा बता रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड हमें समझ में आता है। हम अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जेएनयू में इस तरीके की घटना पहली बार नहीं हुई है, पहले भी इससे हमने देखा है कि इस तरीके की हरकतें होती रही हैं, रोहित वेमुला से लेकर के, अफजल गुरु से लेकर के, कन्हैया कुमार से लेकर के और उमर खालिद तक, शर्जिल इस्लाम तक। अब सवाल इस बात का है कि यूनिवर्सिटी में आप भी छात्र नेता हैं, यूनिवर्सिटी तो होती है पढ़ने लिखने की जगह, वैचारिक रूप से आप किसी विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जो एबीवीपी की बैठक होती है या एसएफआई, चूंकि आप लोग कनेक्टेड भी होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित छात्र नेताओं की बैठकें होती हैं, वो किस तरीके से चीजों को लेकर के आगे बढ़ती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो छात्र होते हैं, छात्र गुट होते हैं, उनमें इसीलिए टकराव होता है क्योंकि ऊपर से इशारे होते हैं। देखिए, रही बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 का बना हुआ संगठन, छात्रों के बीच में हम लंबे समय से काम कर रहे हैं और एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने का काम करते हैं। हमारी योजना कभी देश विरोधी योजना कभी या नारे से संबंधित हो, धरना प्रदर्शन से संबंधित हो, कभी नहीं रही। अदर संगठन की बात अगर हम करते, छात्र संगठनों की, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर पॉलिटिकल विंग का एक लोगो रहता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर भी तमाम आरोप लगते हैं कि नहीं भाजपा का संगठन है। लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भाजपा का कोई अनुषंगिक संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, हम उस विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं, छात्रों के हितों पे काम करने वाले लोग हैं, देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, ना कि एनएसयूआई के हैं, ना हम एसएफआई के हैं, ना हम समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोग हैं जो हम अपने ही नेता का गुणगान गाने में लगे रहते हैं। कभी भी आप देखिए एनएसयूआई के पोस्टर पर स्वामी विवेकानंद का पोस्टर नहीं मिलेगा, कभी एनएसयूआई के पोस्टर पर देखिए आप ना सरदार भगत सिंह की फोटो मिलेगी। मतलब महापुरुषों से दूर दूर तक नाता है, और उसके उलट राहुल गांधी जी की फोटो आपको मिलेगी। लेकिन आप हमको एक बैनर बता दीजिए या कोई एक पोस्टर बता दीजिएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिसके बैनर पे किसी बीजेपी के नेता का, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, मोदी जी की बात मैं कर रहा हूँ, अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ, किसी का फोटो आप नहीं पाएंगे, आप स्वामी विवेकानंद जी का फोटो पाएंगे। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम अलग अलग छात्र संगठनों की विचारधाराओं के ऊपर हम अगर बात करेंगे तो सबसे अगर कोई अच्छी विचारधारा आएगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एबीवीपी की आएगी। मैं अदर छात्र संगठन अपने राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित होते हैं, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन माना जाता है और इसका अपना अपना एजेंडा है और अपने इसकी कार्य प्रणाली है और कार्य पद्धति है। हम कहीं भाजपा से प्रभावित होकर काम कर जेएनयू मेरा नहीं, आप सवाल से इधर उधर चले गए। मेरा सवाल यह था कि जेएनयू में जो कुछ हुआ उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि जेएनयू में भी जो छात्र हैं
आप भी किसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो ऐसा क्या है, जैसा अभी राज्य ने यह भी बताया कि वहां वाइस चांसलर बीजेपी के ही हैं या बीजेपी माइंडेड हैं? नहीं है, तो वाइस चांसलर बीजेपी ने नियुक्त नहीं किया, ना आरएसएस ने नियुक्त किया। हमारे विचारधारा उसके प्रति हो सकती है, नियुक्त करने का काम आयोग का है, चयन बोर्ड का है, उनका है, वो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं कुलपति की नियुक्ति होने के लिए। उसमें कोई आरएसएस का और बीजेपी का कोई डायरेक्ट कोई मैंने माइंडसेट की बात की है कि उनका कहना यह है कि विचारधारा से प्रभावित हैं, बावजूद इसकी इस तरीके की घटना होती नहीं। तो क्या कुलपति ने आदेश दिया है क्या देश विरोधी नारा लगाने के लिए? हम कह रहे कुलपति का चलिए विचारधारा संघ की विचारधारा है, तो क्या कुलपति ने, क्या वाइस चांसलर ने क्या आदेश दिया क्या कि आप धरना प्रदर्शन करो, आप देश विरोधी नारे लगाओ, आप देश को बांटने का काम करो, आप छात्र नेता और आपस में जातिवाद करो, क्षेत्रवाद करो और तमाम ऐसा महिमामंड करो अपने नेताओं का? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, मैं यही सुनना चाहता था आपसे। मैं आता हूं आपके पास, एक अब आप रुकिए। राज्य में आपसे जानना चाहूंगा आप कि जिस तरीके से जेएनयू केवल इस बार नहीं है, आप 5 जनवरी की घटना को ही मत उठाइए, एक पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है जिसमें विवादों के साथ में एक ऐसी श्रृंखला चलती है जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे तक के नारे लग जाते हैं। यह कैसा जेएनयू है और यह कैसा जेएनयू है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है? अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, शायद अश्वनी यादव जी के संग बैकग्राउंड में भी कोई आवाज आ रही, वो ना आए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जेएनयू मेरे देश का एक माना जाना विश्वविद्यालय है। अभी मैं सुन रहा था एबीपी नेता, ये बहुत छोटी उम्र के हैं, मुझे नहीं लगता ये 30-32 साल के होंगे, इतनी उम्र का मेरा बेटा है, कनाडा में कमाता है, 17 लाख रुपए इंडियन तनख्वाह है उसकी। मैंने उसको ये सिखाया, आपकी विचारधारा कोई नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। हो सकता है मैं भी रहो। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो आप, देश का गरीब जो एम्प्लॉय है, जो अपने बच्चे को खाकी नेकर नहीं ले सकता, उसकी तनख्वाह कट जाती है, 2 महीने की तनख्वाह कट जाती है। उस इनकम टैक्स से दिए हुए जो आप लोगों को जो सब्सिडी मिलता है, उससे आप लोग पढ़ रहे हो। किस विचारधारा के लिए? इस विचारधारा के लिए कि देश को आगे बढ़ाने का दायित्व आपके ऊपर है। और यही सवाल तो मैंने पूछा है आपसे, ये दायित्व किसी को पसंद नहीं होगा। मैं यही तो एक और बात कर, मेरा सवाल ही यही था आपसे राज्य, मैं तो यही कह ही रहा हूं कि जितना भी आपने बताया अभी, मैं उसी के आगे फिर से सवाल दोहराता हूं। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 20-20, 25-25 साल से मतलब अधेड़ हो गए, उम्र दराज हो गए, 50-50 साल के हो रहे हैं, 45 साल के हो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है सही से, उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही। थोड़ा पीसीआर से कहिए आवाज सही आए। देख, राज्य तक मेरी आवाज जाए भाई, ऐसी व्यवस्था करें। अब आई आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है। हाँ बारी, चलिए बोलिए, सुनने की कोशिश करेंगे। हाँ। देश को आगे बढ़ाना है, आप जैसे लोगों की सुननी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो बात अभी आपने कही, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि 40 साल, 45 साल, 50 साल तक के लड़के वहां जेएनयू के अंदर, उनकी पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और बदले में जो मिल रहा है वो नारे लग रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कैसा जेएनयू है? सुन नहीं पाया मैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुना है। लेकिन मैं देश के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन हूं और मैं पार्टी का एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन प्रवक्ता होने से पहले मैं ये जानता हूं कि मैं देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं, उसके बाद मैं प्रवक्ता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़के को, किसी भी यूनियन लीडर को ये बात कहने की मंजूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में या लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। मैं इस बात को एंडोर्स कभी नहीं करूंगा, मेरी पार्टी नहीं करूंगी। मैं यहां पे प्रवक्ता के हैसियत से बैठा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी पार्टी का बयान है। मेरा नेता, मेरी पार्टी, स्वयं पे मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं करते। बस मेरा एक बात मानना है, इस चीज को आगे बढ़ाने से बेहतर होता कि अभी जैसे मैंने अभी किसी चैनल पे बैठा था, तो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी ऑफिसर ने थाने में, कंसर्न थाने में एक एप्लीकेशन दी, क्या एफआईआर लिख गई एबीपी नेता, ये तो नेता भी नहीं कहना अच्छा लगता, ये बच्चे समान है हमारे, अश्वनी यादव, छोटी उम्र के, इतनी उम्र का मेरा बेटा, क्या एफआईआर हुई और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और वाइस चांसलर का रोल क्या था, अगर उन्होंने इस चीज को रोका नहीं तो क्यों नहीं रोका। देखिए एक और बात, आप और हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, अगर मैं कहीं बहक जाऊं, रोकने का दायित्व तो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। आप यहाँ पे एंकर हैं, आप यहाँ के मुखिया हो बेसिकली, तो मुखिया मेरे देश का प्रधानमंत्री है। यूनिवर्सिटी का मुखिया कौन हुआ? वाइस चांसलर हुआ।
आखिर क्या हुआ? मेरा मानना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं शेखर भाई, ये भारतीय जनता पार्टी आज, ये जो छोटा बच्चा बैठा है हमारे आगे अश्वनी, लेकिन बच्चा इसलिए कह रहा छोटी उम्र के हैं, लेकिन ये यहां पे बैठे तो समांतर हो गए हमारे। मैं एक बात कह रहा हूं, आज बुरी लग जाएगी, आप इन बेटी जलाओ पार्टी से बचो। देश में आप जेएनयू में पढ़ रहे हो, मेरे से ज्यादा किस्मत वाले हो आप, और जेएनयू में इसलिए पढ़ रहे हो कि देश का नाम विश्व गुरु बनाने के लिए विश्व में लाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? और आप ही की नेतागिरी चल रही वहां, शायद एबीवीपी का ही अध्यक्ष है, क्यों नहीं रोक पाए? आप लोगों में ऐसी द्वेष भावना क्या है? आप लोग क्यों मानते हो मेरा जैसा व्यक्ति अगर हो तो कच्चे घड़े को सही से ढालूंगा? ये भारतीय जनता पार्टी में यादव जी आज कह रहा हूं, आपको बुरी लग जाएगी, हो सकता है कुछ यंग। आता हूं मैं अश्विनी, आता हूं आपके पास, आ रहा हूं, उनका बात पूरी हो जाने दीजिए। टाइम में आप लोग पछताओगे। मैं चाहता हूं आप जैसा लड़का पढ़े और पढ़कर एक विश्वविद्यालय का, और विश्वविद्यालय को विश्व में नाम कमाने को दे और देश को विश्व गुरु बनाए। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। और याद रखना एक बात, पूर्व के नेताओं को गाली देके, बाप दादाओं को गाली देके कोई भी बेटा या कोई भी पोता आगे नहीं बढ़ा। मैं कहता हूं जवाब ले लेते हैं इसका, उन्हें बंद क्यों नहीं किया अब तक? इसका जवाब में क्यों नहीं है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, मतलब साफ दर्शाता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, जिस तरीके से राज जी ने आरोप लगाया है कि ये प्रोपेगेंडा है एक तरीके का, जो बीजेपी या एबीवीपी या जो वहां पर ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विषयों को दबाना चाहते हैं, वो जेएनयू को लेकर के बीच में आए। थोड़ी आवाज सही कराइए पीसीआर। देखिए, शर्मा जी ने जो भी कहा है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। ठीक है, उम्र में बड़े हैं, पिता तुल्य हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आपकी बात है प्रोपेगेंडा की, प्रोपेगेंडा का फैलाने का काम आपके ही नेता करते, राहुल गांधी जी। इसके पहले वाले प्रोटेस्ट में राहुल गांधी जी जरा के साथ दिए थे, वहां पर धरने में साथ में बैठे थे, समर्थन कर रहे थे इस देश विरोधियों का। और कांग्रेस का तो हर जगह नाम आता है देश विरोधी, जहां घटनाएं होती हैं वहीं खड़ी हो पाई जाती है। और रही बात, देखिए आप हमारे व्यक्तिगत कुछ बातें आपने अपनी बताई। देखिए, समय सबका जीवन में, नौकरी जीवन में 2-4 पैसा कमा के करना, जीवन यापन करना सबके जीवन में आता है, अनिवार्य भी है, मैं मानता हूं। लेकिन देश के लिए भी कुछ करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। आपने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा के कनाडा भेज दिया, अब कनाडा में वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, परिवार चला रहे हैं, एक अच्छे पुत्र का दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन शायद वो इतना बड़ा सिस्टम बन गया होता कांग्रेस की सरकार में कि आपका लड़का शायद यही कमाता, और कनाडा जितना कमाता तो शायद मुझे और खुशी मिलती। खैर चलिए, ये तो कांग्रेस की बात अगर हम करेंगे तो कांग्रेस का तो हमेशा से यही प्रोपेगेंडा रहा है कि जहां देश विरोधी नारे होंगे हम वहां उपस्थित होंगे। जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, जो अमित शाह जी कहेंगे, जो भी संघ कहेगा उसके आपको अगेंस्ट जाना है। ये तो विचारधाराओं की लड़ाई है। रही बात विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के छात्र नेता पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, अपने अधिकारों को लेकर लड़ते हैं। अभी कुछ समय पहले अभी महिला सुरक्षा पर बात आई थी, तो मैं जानता हूं कि पूरी दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई रात्रि में अगर कोई विचरण होता है कैंपस के अंदर तो दिल्ली विश्वविद्यालय होगा और जेएनयू होगा। जेएनयू में आप 3 बजे जाएंगे, आपको छात्र गपशप करते हुए मिल जाएंगे, उसमें 50% छात्राएं भी होती हैं। कहीं कोई ऐसा माहौल खराब नहीं है। ये लोग खराब करने का काम करते हैं, उनको बहलाने का, उनको फुसलाने का। पता नहीं देश के विभिन्न कोने से कम उम्र की अनमेच्योर लड़कियां आती हैं, इंटर पास करने के बाद यहाँ ग्रेजुएशन में दाखिला लेती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेती हैं, उनको दिमाग उनका फेरने का काम करते हैं। ये कम्युनिस्ट लोग एक कहीं भी देश के लिए हित में काम करने वाले लोग नहीं। विचारधारा के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर, महिलाओं की आजादी के नाम पर इनको इतनी आजादी चाहिए कि पता नहीं क्या करना चाहते हैं देश में। एक कानून को भी नहीं मानते। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की, नारा किसके विरोध में लग रहा है? बताइए। ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि हमको प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए कि जो देश विरोधी नारों में संलिप्त पाए गए थे उनको जब उनकी जमानत रद्द हो गई। कहां से बात आ गई उनको नारा लगाने की? मोदी जी क्या सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं? क्या अमित शाह जी सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। हम इस पर बात करने के लिए बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा अगर इधर का बीजेपी का नहीं है, ये सारा का सारा
ये वामपंथी संगठनों का, मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है, हम राज्य के बाद वापस चलते हैं। राज्य, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहली बात तो यह है कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लग जाते हैं। एक सवाल तो यह है, ऐसी यूनिवर्सिटी किस काम की, और वो भी यूनिवर्सिटी जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। पहली बात। दूसरी बात यह कि चाहे वो अफजल गुरु की फांसी का मामला हो, चाहे उमर खालिद या शर्जिल की जमानत याचिका रद्द करने का फैसला हो, ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। तो यहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के भी विरोध में खड़े होने वाले हैं? और अगर हैं तो फिर ये कौन है? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यहां पे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी आइडियोलॉजी रख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भारत के टुकड़े होंगे भी चलेगा? मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि आइडियोलॉजी रखने के साथ साथ आपको एक गरिमा का भी ध्यान रखना होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बयान मुझे नहीं है, पसंद नहीं है। ये बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी पार्टी को पसंद नहीं है। और एक और बात है, मेरी ही पार्टी के पूर्वज थे जिन्होंने जेलों में अपने आप को डालकर देश को आजादी कराई। तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता भारत के टुकड़े टुकड़े करना कभी पसंद नहीं कर सकता। और मेरे जैसा जीवित नहीं, उस पर मत जाइए। अब ये तो मामला अलग हो जाएगा, फिर हम उस पर चले जाएंगे तो फिर वो तो मामला डिरेल हो जाएगा। उस पर मत जाइए। वो कहां कैसे भारत के टुकड़े तो पहले भी हुए, एक नहीं 3 हुए, उस पर मत जाइए। अभी जेएनयू पे कंसंट्रेट करते हैं राज्य आज हम लोग, वरना मामला इधर का उधर हो जाएगा। मैं ये सीधे देखिए, जेएनयू में जो पिछली बार अभी पिछला प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें राहुल गांधी खुद जाकर के बैठे थे। ये कोई दबी छिपी बात नहीं है, सामने से है। एक चीज है, मैं सुनिए आप। इसके बाद आप देखिए, एक फिल्म स्टार जो अपनी पिक्चर के प्रमोशन के लिए जेएनयू में चलते प्रदर्शन में गया और वहां से निकल आया। मतलब जेएनयू एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर जाना ही अपने आप में आपको सुर्खियां दे देता है। और वो सुर्खियां क्यों देता है? क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में उभर करके आता है। जितनी भी चीजें होती हैं, और आज से नहीं हो रही हैं, ये पिछले 40-50 साल से लगातार यहां होती ही जा रही हैं। तो आज वीसी आप बिठा दो। आप जिस बात को कह रहे हैं कि वीसी की तरफ से क्यों कंप्लेंट नहीं हुई, सिक्योरिटी ऑफिसर क्या कर रहा था, अरे जो बच्चे वहां पर अंदर बैठे हुए हैं, जिसने देखा उसने जाकर के कंप्लेंट करी। पुलिस भी देख रही है कि भाई बच्चे का करियर है, क्या है, कौन है, कैसा है। अब उसमें शर्जिल इस्लाम और खालिद उमर जैसे लड़के भी हैं जो जेल में हैं, जिनकी याचिकाएं रद्द हो रही हैं। बावजूद इसके अगर यूनिवर्सिटी के छात्रों को कोई सबक नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई तो शह दे रहा है ना। नहीं, मेरा मानना है कि भय भी होना प्रीत। जब तक भय नहीं होगा प्रीत नहीं हो सकती। जिन भी बच्चा कोई हरकत करे उसे जेल में डाल दो, तुरंत डाल दो। और एक और बात है, 11 साल से देश में केंद्र की सरकार है, आप करिए ना अंदर, करिए बंद। देखिए एक और बात है, इनकी सरकार आई, मुझे यह लगता है, मुझे इसे कहने में कोई डर नहीं है, किसी से नहीं, हो सकता है कि हमारी नीतियां, कुछ नीतियां देश की जनता को पसंद नहीं आई होगी। मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा कि ये कैसे आए, कि चोरी करके आए, क्या करके आए, आ गए बस। मैं इस बात को मानता हूं। 11 साल में आप क्या कर रहे हो? आपने यूनिवर्सिटी में आरएसएस विचारधारा का एक वाइस चांसलर डाला। मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं कर रहा मैं किसी बात का। लेकिन जब आपने डाला तो क्या सोच के डाला था? मेरी विचारधारा चलाएगा। मैं इस बात को मानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है शेखर भाई जो उसको सूट करता है। अंतिम पाए पे जाओ आप, अंतिम पायदान पे इन हरकतों से किसको फायदा है? अरे भारतीय जनता पार्टी को। ये तो कांग्रेस भी करती थी, इसमें कौन सी नई बात है? कांग्रेस पार्टी रही तो क्या वो ऐसा थोड़ी था कि वो नरेंद्र मोदी को जाकर के या किसी आरएसएस के प्रचारक को ले जाकर के किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बना रही थी। आपने भी जिन लोगों को बनाया अपने विचारधारा के लोगों को, मगर उस वक्त जेएनयू के किसी भी छात्र संघ के या छात्र नेता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो ये कहते भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, ये नहीं थी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी, क्या आपने सोचा था कि सनातन धर्म पे जो सरकार आएगी उस सरकार पे होते हुए यहां पे ये नारे लग जाएंगे, यहां पे ये लोग ये कहेंगे कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद? यही तो सवाल है, इसी पे तो चर्चा आज हम कर रहे हैं कि यहां सवाल यही है कि जो सरकार ने सख्ती दिखाई, जिन लोगों को जेल में डाला,
जेल में डालने के बाद जो लोग जेल में गए, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी अगर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है उन लड़कों के समर्थन में, तो फिर ये पूरी यूनिवर्सिटी तो बंद कर देनी चाहिए कुछ देर के लिए। मैं इसका जवाब देता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता कन्हैया कुमार को कहते हैं ये देशद्रोही है। मैंने भी अभी एक चैनल पे सवाल पूछा था, अगर वो देशद्रोही है तो उसे 2 गनर क्यों दिए, अगर वो देशद्रोही है तो कोर्ट ने जमानत क्यों दी। और मैं आज सारी पार्टियों के नेता से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से एक प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि अगर मेरे देश का उच्चतम न्यायालय कोई डिसीजन दे दे तो भगवान के लिए उसके ऊपर आवाज मत उठाओ, मत करो ऐसी बातें। जो जज होता है, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूं, मैंने देश की सेवा करी, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूं, मैं जानता हूं जज कभी गलत नहीं करता। अगर जज साहब ने कोई जमानत नहीं दी उस पर क्वेश्चन मत करो। लेकिन यहां दिक्कत पता क्या हो रही है, अश्वनी यादव जी जैसे को मैं भड़का रहा हूं, ये पढ़ नहीं रहे, वहां पे बुरा लग जाएगी, ये पढ़ नहीं रहे, ये राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने भविष्य सीतारमण की तरह सोच लिया कि कल को मैं वित्त मंत्री बन जाऊंगा, कल को मैं गृह मंत्री बन जाऊंगा। इनकी बर्बादी का ये तो हर पार्टी में कौन सी बात कह रहे हैं, हम राजनीति न करें। राजनीति करने के लिए क्या आपको पाकिस्तान के लोगों को बुलाना पड़ेगा कि हम जाएंगे पाकिस्तान राजनीति करने? देश को चलाने का काम किसके कंधे? तो क्या कॉलेज में राजनीति करोगे? पढ़ने के लिए आए हो? हम तो ये सवाल फ्री में पढ़ रहे हो, अपने कमाने के बाद ऐसी जगह नहीं रह पाओगे, राजनीति करना कहाँ पाप है? आप कमाओगे ऐसे रूम पे नहीं रह पाओगे, बता रहा हूं मेरे। अब ऐसे अपना कमाने के बाद जैसा जेएनयू ने हॉस्टल दिया ऐसा रह नहीं पाओगे, वहां पे जाके देश के लिए आप लोग राजनीति करो। भारतीय जनता आपको एबीवीपी चलो सब खत्म कर दो, चलो सब खत्म कर दिए, एनएसयूआई भी खत्म कर दो, बोलो पढ़ने को तैयार हो? आप लोग नहीं पढ़ोगे, देश को बर्बाद कर रहे हो, बता रहा हूँ। बहुत छोटी उम्र की हो, देश को बर्बाद मत करना। ये लोग आने वाले नौनिहाल आपको कभी माफ नहीं करेंगे, मन नहीं करेंगे। अच्छा एक बात सुनो यादव जी, अश्वनी भाई, बच्चे हो, एक बात बता दो, थोड़ा सा एक बात, 2 लाइन हनुमान चालीसा की कह दो, बस कह दो, अच्छा लगेगा। बजरंग बाण की कह दो, चंडी देवी का पाठ कर दो, नहीं कर पाओगे आप। चलिए आप लोग वहां क्या कर रहे हो ये मैं भी समझता हूं। ये देखिए आपके कहने पर मैंने 2 लाइन पढ़ दिया, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनिए। नेहरू जी ने इसलिए नहीं बनाया था कि आप वहां राजनीति का अड्डा, आप शर्मा जी मेरी बात इसलिए नहीं बनाया, ऐसा है ये मोदी जी बना रहे हो है ना, जो जिस स्वरूप में मैं अमित शाह जी बना रहे हो, या तो आप रिटायर्ड होंगे, गिरिराज सिंह बना रहे हो, ये बात देखिए। मगर जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऐसा अड्डा नहीं बनाया था कि आप देश को बर्बाद करने की, पढ़ने की, अरे राज आप देश को दूसरे के भी सुन लीजिए, दूसरे के भी सुन लीजिए, नहीं होने दिया जाए, नहीं होने दिया जाए। दूसरे के भी सुन शासन में क्या बीजेपी आ गई क्या नेहरू के बाद? कि जो नेहरू बीजेपी ने भर दिया वहां पर वामपंथी। अरे जैन जी कहां से आ गए? भरने का काम क्या बातें करते हो? लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री, जैन जी का मतलब क्या होता है? इसके बाद बेकार की बातें कर रहे हो आप लोग, प्रधानमंत्री। एक सेकंड अश्विनी आप रुकिएगा। राज ऐसा है कि आप छात्र राजनीति की बात करें, आपके तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से ही आज मुख्य पार्टी की सियासत कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आती, क्या बात कर रहे हैं आप? शर्मा जी कभी छात्र राजनीति किए हैं क्या? छात्र राजनीति का कुछ मतलब भी जानते हैं बीसीडी? मुझे तो लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से ही मुख्य धारा में आकर के, मुख्य पार्टी में आकर के और मुख्यमंत्री तक बने हैं, अलग अलग मंत्रालय तक उन्होंने संभाले। ये बड़ी समस्या है कांग्रेस। जब मैं कांग्रेस आता हूं, एक सेकंड पूरी बात जरा दर्शकों को भी बता दें वरना कंफ्यूजन है। जब मैं कांग्रेस के पास कुछ सवाल लेके जा रहा हूं तो आज उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब ये क्या वजह है? ठीक है, कोई बात नहीं, तकनीकी वजह भी हो सकती है, उसको हम एकदम से ऐसा नहीं, तकनीकी वजहों की, तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। अश्विनी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि जैसे जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो दूसरे छात्र संगठन हैं, छात्र तो छात्र ही होता है, मतलब आपके क्लास में ही कोई बच्चा होगा जो एनएसयूआई से जुड़ा होगा, जो एसएफआई से जुड़ा होगा, आप एबीवीपी से जुड़े हैं। एक छात्र की तरीके से आप सबका सम्यक व्यवहार रहता है, आपस में सब एक दूसरे के साथ में चाय पानी भी करते हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जब भारतीय जनता पार्टी या मतलब या आप अपनी पार्टी लाइन से या बाकी चीजों से लेकर के और
ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर आप हिंसक होने लगते हैं। मैं आता हूं राज जी आपके पास, अश्विनी जी का समय। अगर मैं जवाब दूंगा, ओ मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी आपको आवाज आ रही है, अभी आता हूं आपके पास। मैं आपकी आवाज को तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं जवाब दूंगा। मेरा सवाल आपसे है नहीं, अरे अश्विनी से सवाल है, अश्विनी को जवाब तो दे देने दीजिए। अश्विनी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। देखिए, तमाम एक विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय में जब छात्रों का समूह होता है तो हम कहीं ना कहीं एक ही परिधि से हम आते हैं। हम कैंपस में बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपस में अच्छा समन्वय भी रहता है। लेकिन जो समन्वय के बाद जब हम कैंपस से बाहर जाते हैं तो कैंपस के बाहर जाने के बाद तमाम अपने छात्र संगठनों के कार्यालय होते हैं। आप कभी भी, आप तो पत्रकार होंगे, आप पत्रकार लोगों से मैं कहता हूं उनके कार्यालयों का दौरा करें। आप इनके कार्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के अलावा किसी की फोटो नहीं मिलेगी आपको। आप एक बार विद्यार्थी परिषद के कार्यालय होके आइए, आपको भीमराव अंबेडकर मिलेंगे, आपको स्वामी विवेकानंद मिलेंगे, आपको तमाम ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो इस देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ किया है। तो हम उनको देख के सीखते हैं कि हाँ, इन्होंने जीवन में अपना जीवन इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, संस्कृति के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं कि हाँ, इन्होंने जीवन में हिंदुत्व के लिए, इस भारतवर्ष के लिए क्या क्या किया। जाके अमेरिका में इन्होंने कितना अपने धर्म का इन्होंने ध्वजा गाड़ा वहां पर। तो हम उनको सीखने वाले लोग हैं, लेकिन ये हमको सिखाएंगे कि हमको क्या करना है, जबकि इनकी विचारधारा का कुछ ABCD कोई कुछ नहीं पता। तो छात्रों में वो स्वाभाविक है आना, कैंपस में आएंगे, अब बैठेंगे, चाय पिएंगे, कार्यालय जाएंगे, योजना बनाएंगे, देश विरोधी नारों में सम्मिलित हो जाएंगे, देश को बांटने की राजनीति करेंगे। यही तो इनका काम है। इनका कौन सा काम है? ठीक है, राज्य कार्यालयों उनके लोगों से आती, उनके नेताओं से आती। ठीक है, मैंने आपकी बात इसी ले ली कि ताकि कार्यालय में क्या होता है या किस तरीके से छात्र राजनीति आगे बढ़ती है, छात्र के जरिए सामने भी आए। राज्य, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और वो सब जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है NSCI, उससे संबंधित रहे हैं, अपने अपने प्रदेशों में रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर वो पहुंचे हैं। तो आप जो छात्र राजनीति को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि आज कांग्रेस का स्टैंड आज छात्र राजनीति को खत्म करने पे हो गया, जबकि आपके ही यहां से आपके तमाम लीडर ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से आगे आए हैं। सवाल इस बात का है कि जब JNU जैसे प्रकरण होते हैं तो क्या कांग्रेस छात्र राजनीति को लेकर के अपना विजन आप जो कह रहे हैं उस पर चली जाती है? चाहे पक्ष के हों, लेकिन वो छात्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों से ही गुजरे। लेकिन पिछले 11-12 सालों से मैं ये देख रहा हूं कि अब छात्र संघ से नेता नहीं उभर रहे हैं, गुंडे उभर रहे हैं। तो ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। छात्र संघ इसलिए होता था कि देश में राजनीति करने का एक सलीका सीख लिया जाए। अगर मान लो ऐसे ही होगा तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं, पहले जो छात्र संघ अध्यक्ष होते थे वो बच्चों के एडमिशन कराते थे। अब जो छात्र संघ है कि मान लो 25 साल का 28 साल का छात्र संघ अध्यक्ष बन गया, खुद कमाता नहीं है, वो दलाली का अड्डा बन गया। तो मैं ऐसे छात्र संघ कभी नहीं चाहता, ऐसे छात्र नेता कभी नहीं चाहता जो देश को और युवाओं को बर्बाद करें। पहले अलग होते थे, पहले छात्र नेता जो होते थे वो देश के लिए जीना चाहते थे। अब नहीं रहा। पिछले 10-12 सालों में जो छात्र नेता बन रहे हैं वो गुंडे का अड्डा बन रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, देश के लिए जीता हूं, प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। जब ये जवाहरलाल नेहरू साहब यही नहीं ठीक है, ये जो गुंडे पनप रहे हैं तो यही बात तो आज चर्चा में भी हो रही है। ये जो JNU में गुंडे ही नहीं हैं, यहां तो आतंकियों का सपोर्ट करने वाले लड़के हैं। तो ये गलत है। तो ये गलत है। तो फिर कांग्रेस ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करती है? वामपंथी ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हैं? कांग्रेस का सपोर्ट कर, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है, बताइए कहां पे लिखा है कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? छात्र राजनीति को गंदा बोल रहे हैं और नहीं, आप बताइए कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है बोल रहे हैं। जिनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छात्र नेता ही
देश को चलाता है आगे। ये बहुत संवेदनशील मैटर है, रही बात गुंडई, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। उम्र में बेरोजगार है आप ही बोले शेखर भाई। आदर्श छात्र संहिता लिंग 2 समिति हम सभी विश्वविद्यालय में लागू है कि पीएचडी करने वाला छात्र जब 28 साल का होगा तभी वो अध्यक्षी का चुनाव लड़ सकता है। और छात्र राजनीति के बाद चुनाव के बारे में आपको बताऊं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं रहना चाहिए, छात्र नेता किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। और कोई भी छात्र नेता जो चुनाव लड़ रहा है, जो नामांकन दाखिल कर रहा है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं रहना चाहिए। आपके हिसाब से 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, वही छात्र नेता चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो चुनाव न लड़ने वाला कोई छात्र नेता अपने आप को छात्र नेता बताता है तो गुंडा भी हो सकता है, मवाली भी हो सकता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं भी आपकी बात से सहमत हो पाऊंगा कि ये लोग तमाम लोग होंगे भाई, तमाम लोग रहते हैं जो छात्रों का समूह बनाकर लूटपाट काम करने का काम करते हैं, लेकिन वो किसी संस्था के मेंबर नहीं रहते। उनके आधार पर जो राजनीति करने वाले छात्र नेता हैं, जो मुद्दों के लिए लड़ने वाले छात्र नेता हैं, जो देश के लिए लड़ने वाले छात्र नेता, उसको आप बुरा नहीं कर सकते, बुरा नहीं कह सकते, ठीक ना। आपकी लैंग्वेज छात्र राजनीति के प्रति इतनी खराब है शर्मा जी कि मैं आपको क्या बताऊं, अब मैं आपको ऑनलाइन में कुछ बता नहीं सकता ऑन एयर। इस तरीके की बात मत करिए। हाँ राज जी, आप अपना जवाब दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे देखिए, हम यहाँ 4 बैठे हैं, मैं जो शब्द कहूंगा चारों के मुंह से उसका अलग अलग शब्द निकलेगा। मैं सिर्फ यादव जी आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं भी छात्र नेता रहा हूं, इलेक्शन ना लड़ा हूं, लेकिन हमें छात्र नेता बनने इस पर ऑब्जेक्शन है मेरा। अरे थोड़ा सुनने की आदत डालोगे तो शायद भविष्य अच्छा होगा। आप अपनी बात कहिए, अगर अभी नहीं सुनोगे याद रखना। जैसे मैं आपके बहुत बड़ा हूं, अगर आज मेरी बात नहीं सुनोगे, आने तारीख समय सनद रहे, सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये आने वाला टाइम आपकी बात नहीं सुनेगा, 5,000 का पन्ना प्रमुख बन के रह जाओगे। मैं आपको एक सीख देना चाहता हूं जो मैं अपने बेटे को देता हूं, पहले रोजगार फिर नेतागिरी। आप क्या कर रहे हो? ये नेतागिरी मत करें ऐसे। मैं उन लड़कों को कभी भी एंडोर्स नहीं करता जो मेरे प्रधानमंत्री को गाली दे। मैं गिरिराज को भी एंडोर्स नहीं करता जो राहुल गांधी जी को गाली दे। क्या चलन चला दिया आपने? 2014 से जो चाहे विपक्ष के नेता को गाली दे दे, प्रधानमंत्री को गाली दे दे, और प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री की बीवी को गाली। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है। राज शर्मा जी और अश्विनी यादव, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, ठीक है। और पर्सनल कमेंट करना मुझे लगता है ये बेहतर नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की खबर के साथ जुड़ने के लिए। तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।